हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जीवान जीतर तोड़ देती हैं। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एक न्यायाधीश बोलता है कि यह प्रतियोगिता सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। चैंपियन निंग है। फीनिक्स क्रिस्टल वुड लाओ और निंग को दे दो। निंग अपने मन में सोचती है कि मुझे मिल फीनिक्स क्रिस्टल वुड गया। तभी सभी को एक आवाज सुनाई देता है और नौकर के हाथ से फीनिक्स क्रिस्टल वुड गिर जाता है, जिसे देखकर निंग घबरा जाती है और बोली है कि मेरा फीनिक्स क्रिस्टल वुड टूट गया। तभी निंग का ध्यान आवाज पर जाता है, जिससे निंग को एहसास होता है कि उसने यह आवाज कहीं सुना है। तभी हमारा सीन लाल कपड़े वाले आदमी की तरफ शिफ्ट होता है। निंग सोचती है कि दुश्मन हमेशा मिल ही जाते हैं। लाल कपड़े वाले आदमी का नाव बड़े नाव की तरफ आने लगता है। उसे देखकर लोग सोचते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। एक न्यायाधीश लाल कपड़े वाले आदमी से बोलता है कि गुरुजी, क्या आप इस नाव पर आकर हमसे बात करेंगे? आपका जीथर बजाने का कौशल उत्तम है। निंग यह देखकर सोचती है कि हे भगवान, उसके साथ मत उलझो। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि मुझे आपकी नाव पर आकर खुशी होगी। निंग वहां से भागने लगती है। निंग रस्सी के माध्यम से पानी में जाने लगती है। तभी निंग सोचती है कि अगर लाल कपड़े वाले आदमी ने मुझे पकड़ा लिया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। जब निंग पानी के अंदर पहुंच जाती है तो उसके ऊपर जाल से हमला होता है। वह मन में सोचती है कि पानी के नीचे एक जाल क्यों है? अरे, यह वही जाल है जिसका इस्तेमाल मैंने लाल कपड़े वाले आदमी को पकड़ने के लिए किया था। निंग पानी से बाहर निकले की कोशिश करते हुए सोचती है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वह विकृत व्यक्ति मेरे पीछे आएगा। मुझे नाव पर वापस लौट जाना चाहिए और खुद को जाल से मुक्त कर लेना चाहिए। निंग पानी के बाहर नहीं निकल पाती है और सोचती है कि क्या इस बार मैं सचमुच पानी में मर जाऊंगी। निंग पानी में डूब रही थी, जिस पर सबका ध्यान जाता है और सभी बोलते हैं निंग पानी में डूब रही है, कोई निंग को बचाओ। दो लोग निंग को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। एक आदमी जाल को हिलता की कोशिश करता है, लेकिन जाल नहीं हिलता। एक आदमी अपने मुंह से निंग को सांस देने जा रहा था, तभी उसका शरीर हिलना बंद कर देता है और वो पानी में डूबने लगता है। निंग उसे डूबता हुआ देखकर सोचती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बचाने कौन आएगा। वह लाल कपड़े वाला आदमी द्वारा हत्या कर दिया जाएगा। मेरा सिर फट जाएगा और मेरी साइकोकाइनेसिस गड़बड़ा जाएगी। मेरिडियन नष्ट हो जाएंगे। तभी निंग को एहसास होता है कि अब वह सांस ले सकती है। लाल कपड़े वाला आदमी नदी में कूद जाता है। वह मन में सोच रहा होता है कि क्या नदी में जाने के बाद वह मेरे खिलाफ साजिश रचेगी? स्थिति स्पष्ट है, वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। लाल कपड़े वाला आदमी निंग को पानी से बाहर ले आता है और मन में सोच रहा होता है कि छोटी बच्ची, मत मरो। वह अपने मुंह से उसके मुंह में सांस देने लगता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां शॉक हो जाती हैं और बोलती है कि वह कितनी भाग्यशाली है, मैं भी डूबना चाहता हूँ। रोंग्यान बोलती है कि उसने जो धुन बजाई उससे मुझे लगा कि उसका स्वभाव दयालु है, इसीलिए वह अपनी जैसी लड़की को कृत्रिम श्वसन देने को तैयार है। मुझे विश्वास है कि जब भी जरूरत होगी वह यहाँ सभी के साथ ऐसा ही करेगा। जीवान बोलती है कि रोंग्यान, तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी जैसी लड़की? वह बहादुर है, तुम उसकी निंदा नहीं कर सकती। जीवान बोलती है कि मास्टर, कृपया उसकी मदद करें। लाल कपड़े वाले आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है। निंग उसके ऊपर सुई से हमला कर देती है, लेकिन लाल कपड़े वाला आदमी उसे रोक देता है और बोलता है कि निंग, तुम शरारती हो। निंग सोचती है कि अगर वह मुझे दोबारा पकड़ ले तो मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। मैंने पहले ही अपनी आंतरिक शक्ति को प्रशिक्षित कर लिया है। मेरा सिर कठोर है। लाल कपड़े वाला आदमी अपने सिर से निंग के सिर पर मारता है, जिस वजह से निंग को तारे दिख जाते हैं और उसका सिर भी फूल जाता है। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके सिर पर चोट लगी और आपको चोट लग गई। निंग सोचती है कि अरे यार, क्या उसका सिर लोहे से बना है? निंग लाल कपड़े वाले आदमी से बोलती है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं? लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि छोटी निंग, जब भी हम मिले तुमने मुझे मारने की कोशिश की, यह बहुत दुखद है। क्या हम अपने रिश्ते को थोड़ा सुधार नहीं सकते? निंग बोलती है कि मुझे जाने दो। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, एक बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम तुरंत गायब हो जाओगी। निंग बोलती है कि बकवास करना बंद करो। लाल कपड़े वाला आदमी अपना हाथ निंग की तरफ ले जाते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तब तक रुकूंगा जब तक मैं तुम्हारे पूरे शरीर को सहलाता रहूंगा। निंग बोलती है कि कमीने, अपना हाथ हटाओ। लाल कपड़े वाला आदमी निंग के जहरीली सुई निकलते हुए बोलता है कि ज्यादा मत सोचो, मैं बस तुम्हारे अंदर से जहरीले कांटे निकालना चाहता हूँ, मेरे छोटे से हाथी। निंग बोलती है कि उस विकृत व्यक्ति ने मेरा सारा सामान छीन लिया, यहाँ तक कि पैसे भी ले लिया। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी जहरीली चीजें हैं, क्या होगा अगर तुम गलती से खुद को जहर दे लो? निंग लाल कपड़े वाले आदमी से बोलती है कि इससे आपका कोई मतलब नहीं। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि बेशक मेरा इससे लेना देना है, तुम मेरी औरत हो, तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें कृत्रिम श्वसन दिया, चाहे तुम कितनी भी गंदी क्यों न हो, लेकिन तुमने मेरे होंठों को काटा, मेरी दयालुता का बदला कृतज्ञता से दिया। निंग अपने मन में सोचती है कि मैंने अपने दांतों पर जहर लगाया,
लेकिन उस पर इसका असर क्यों नहीं हुआ। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि वैसे छोटी निंग, मैं जहर का मास्टर हूँ, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारा जहर मुझ पर काम न करे। मुझे खुशी है कि जब मैं अनुपस्थित था तब तुम इतनी जल्दी बड़ी हो गई, यह बढ़िया है। निंग सोचती है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि तुम चिड़ी हुई लग रही हो, क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। निंग सोचती है कि यदि मैं बदला ले सकती तो तुम्हें नरक में डाल देती। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि अब जब तुम मुझसे बदला लेने के लिए उत्सुक हो तो मुझसे शादी कर लो। निंग सोचती है कि यह कितना बड़ा मंदबुद्धि है। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि सिर्फ मुझसे शादी करके ही तुम मेरे साथ रह सकती हो और जब चाहो मेरे खिलाफ साजिश रच सकती हो या मुझे भिखारी बनाने के लिए मेरा सारा पैसा बर्बाद कर सकती हो। तुम अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके मुझे बिस्तर पर ही थकाकर मार भी सकती हो। मैं हमेशा अपनी औरतों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरा अनादर भी करोगी तो भी मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। मुझसे शादी करना ही मुझसे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है। निंग लाल कपड़े वाले आदमी से बोलती है कि मैं आपकी तरह विकृत नहीं हूँ। आइए हम पुरानी नाराजगी भूल जाएं और एक दूसरे को परेशान करना बंद करें। क्या यह एक अच्छी योजना नहीं है। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें स्वेच्छा से अपनी रखेल बनने दूंगा। निंग लाल कपड़े वाले आदमी से बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हें कम से कम मुझ पर थोड़ी ईमानदारी दिखानी चाहिए, मुझे जाल से छुटकारा दिलाओ, इससे मेरा पेट सिकुड़ रहा है। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि नहीं, तुम बहुत चालाक हो, मैं तुम्हें जाल से कवर करके अधिक सुरक्षित महसूस करता हूँ। निंग लाल कपड़े वाले आदमी से बोलती है कि आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा किया था, लेकिन आपने इतना छोटा सा अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि यदि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हैं तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अब मुझे हाँ कहने के बारे में क्या ख्याल है। निंग अपने मन में सोचती है कि इस आदमी के लिए मुझे पाना मुश्किल है, शायद मैं उसे मना करके लंबे समय तक जीवित रह सकती हूँ। अगर मैं उसे स्वीकार करती हूँ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। निंग लाल कपड़े वाले आदमी से बोलती है कि बिल्कुल नहीं। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि देखते हैं कि तुम कब तक मना कर पाती हो। लाल कपड़े वाला आदमी निंग को नाव पर ले आता है। तभी जीवान निंग से पूछती है कि निंग, क्या तुम ठीक हो। निंग जीवान से बोलती है कि मैं ठीक हूँ, अब आप जा सकती हैं। निंग अपने मन में सोच रही होती है कि जीवान के लिए यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लाल कपड़े वाला आदमी अपनी मर्जी से लोगों को मारता है। जीवान निंग से बोलती है कि निंग, तुम्हारी आवाज भारी हो गई है, क्या पानी से तुम्हारा गला घुट गया है। मेरे पास तुम्हारे गले के इलाज के लिए दवा है। निंग बोलती है कि मैं ठीक हूँ। जीवान मन में सोचती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया। रोंग्यान जीवान से बोलती है कि निंग अब लाल कपड़े वाले आदमी की प्रेमिका है, उसका प्यार उसके लिए काफी है, उन्हें परेशान क्यों कर रही हो। जीवान रोंग्यान से बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। रोंग्यान जीवान से बोलती है कि भले ही आप मेरी पहचान को नकारती हैं, लेकिन मैं अभी भी नाम मात्र की आपकी बहन हूँ, मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग आपको तंग करें। जीवान रोंग्यान से बोलती है कि आपका पारिवारिक नाम रोंग है और मेरा यान है और हमारा रक्त संबंध नहीं है। आप किस तरह की बहन होने का दिखावा कर रही हैं, जो खुद को यान परिवार से जोड़ने का दिखावा कर रही हैं। आप बेशर्मी से अपने पूर्वजों से विरासत में मिले अपने पारिवारिक नाम को भी त्याग सकती हैं। रोंग्यान जीवान से बोलती है कि आपके पिता ने मेरी माँ को रखेल बना लिया है, वैसे भी अब हम बहनें हैं, मैं आपको उन्हें एक दूसरे से मिलने से रोकने के लिए दोषी नहीं ठहराता, लेकिन मैं माता पिता की पूरी तरह से परवाह करती हूँ। इस बार आपके शब्द बहुत कठोर हैं। जीवान अपने मन में सोचती है कि यह रोंग्यान और उसकी माँ है जिन्होंने मेरी माँ को बाहर निकाल दिया। मेरी माँ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गई और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। रोंग्यान दूसरे लोगों से बोलती है कि देवियों और सज्जनों, जीवान ठीक से व्यवहार करने के लिए बहुत छोटी है, उसके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपको इस दृश्य को देखना पड़ा, इसके लिए आपके लिए खेद है। जीवान रोंग्यान पर हमला करते हुए बोलता है कि बकवास करना बंद करो। रोंग्यान गुजियान से मदद मांगती है, तभी गुजियान जीवान का हाथ पकड़ के उसे रोक देता है और बोलता है कि अपनी हद में रहो। जीवान अपना हाथ गुजियान से छुड़वाकर बोलती है कि अपना गंदा हाथ मुझसे हटाओ। जीवान गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लग जाता है। गुजियान जीवान से बोलता है कि जीवान, क्या तुम ठीक हो। जीवान उसे इग्नोर कर देती है। जीवान की नौकरानी जीवान से बोलती है कि आपके सिर से खून बह रहा है। जीवान बोलती है कि कोई बड़ी बात नहीं है। जीवान की नौकरानी बोलती है कि मैं क्या करूं, मैं मरहम लगाना भूल गई। गुजियान जीवान को मरहम देता है, तभी जीवान बोलती है कि यह सिर्फ एक सतही घाव है, मुझे मरहम की जरूरत नहीं है। गुजियान जीवान के हाथ में मरहम देते हुए बोलता है कि आपको घाव से निपटना होगा, अन्यथा निशान लंबे समय तक बना रहेगा। जीवान मरहम को जमीन पर गिरा देती है और उसे इग्नोर कर देती है। तभी शैडो गार्ड आता है और बोलता है कि कृपया इस मरहम उपयोग करें। गुजियान शैडो गार्ड देखकर सोचता है कि मैंने उसकी उपस्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसके अलावा मैं निंग्या लाल कपड़े वाले आदमी के साइकोकाइनेसिस स्तर का अनुमान नहीं लगा सकता। शैडो गार्ड बोलता है कि हमारी नाव तैयार है,
क्या हम वापस चले? जिवान बोलती है चलो चलते हैं। वह निंग को देखते हुए सोचती है कि मैं आसानी से जा सकती हूँ, लेकिन निंग अभी भी उस आदमी की बाहों में है। क्या वह आदमी उसे चोट पहुंचाएगा? लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि निंग तुम्हारी दोस्त कितनी भरोसेमंद है, भले ही उसके साथ गलत हुआ हो फिर भी वह तुम्हारी परवाह करती है। निंग अपने मन में सोचती है कि जिवान यहाँ से चले जाओ अभी। यदि उसका उग्र स्वभाव लाल आदमी को नाराज कर दे तो उसे कभी भी मार दिया जाएगा। निंग बोलती है कि वह मेरी दोस्त नहीं है, मुझे बस फीनिक्स क्रिस्टल की लकड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने उसका फायदा उठाया। जिवान बोलती है कि ठीक है, मैं बहुत अंधा थी, चलो यहाँ से चलते हैं। जिवान सीढ़ी के माध्यम से बड़े नाव से छोटे नाव में जा रही थी, तभी छोटे नाव में ब्लास्ट होता है जिसमें जिवान की नौकरानी मर जाती है। जिवान शैडो गार्ड को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि आप क्या फालतू कर रहे हैं, आपने ऐसी नाव क्यों तैयार की जो आग पकड़ लेगी? शैडो गार्ड बोलता है कि यह मेरी गलती थी। वह जिवान को अपने करीब कर लेता है और बोलता है कि मिस, आपको ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा करे। गुजियान शैडो गार्ड से बोलता है कि तुम उसके नौकर हो, तुम उसे इस तरह कैसे पकड़ सकते हो? सभी लोग उसके बारे में बुरी बातें करने लगते हैं। तभी वह उन्हें चेतावनी देने वाली नजरों से देखता है और सभी शांत हो जाते हैं। तभी सबका ध्यान एक निर्जन द्वीप पर जाता है। वे बोलते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं? नहीं, यह वह झील नहीं है, उस झील में कोई द्वीप नहीं है, पृथ्वी पर क्या चल रहा है? एक न्यायाधीश बोलता है कि चलो पहले केबिन के अंदर चलें और स्टीवर्ड से पूछें कि क्या हुआ। रोंग्यान गुजियान से बोलती है कि भाई जियान, चलो हम भी अंदर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। शैडो गार्ड जिवान से बोलता है कि मिस, चलो हम भी अंदर चलें। जिवान शैडो गार्ड से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है क्या हुआ? लाल कपड़े वाला आदमी ताली बजाने लगता है। इसके बाद वह बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि नाव पर एक मास्टर होगा। यार तुम अच्छे हो। शैडो गार्ड बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने यह जाल क्यों बिछाया और मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन नौकरानी और मिस जिवान की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो? लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि मैं लोगों को मरना पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने उसे मरना चाहा। यह सुनकर सभी डर जाते हैं। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, लेकिन मैंने जीथर के बारे में सुना है और जीथर कौशल के बारे में आप लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। रोंग्यान लाल कपड़े वाले आदमी से बोलती है कि आप कैसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? आखिरकार आपके जीथर कौशल श्रेष्ठ हैं, कुछ ही मास्टर आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि साधारण लोग मेरे जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं उदार हूँ और आप एक समूह के रूप में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सभी बोलते हैं कि आपका क्या मतलब है? लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि आप में से 8 लोग एक समूह बना सकते हैं और मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अगर आपकी जीथर ध्वनि मेरी तुलना में तेज है तो आप लोग जीतेंगे। आदमी बोलता है कि अगर हम जीत गए तो क्या आप हमें जाने देंगे? लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि बिल्कुल। आदमी बोलता है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा? लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि निसंदेह तुम मर जाओगे। आदमी बोलता है कि प्रतियोगिता में पहले आपसी सहमति होनी चाहिए, हम आपकी चालों से सचमुच घृणा करते हैं। लाल कपड़े वाला आदमी उसे देखता है जिसकी वजह से वह मर जाता है। सभी लोग यह देखकर घबरा जाते हैं और चुपचाप एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। लाल कपड़े वाला आदमी सभी से पूछता है कि अब क्या आपके पास अन्य समस्याएं हैं? सभी लोग उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि वे तुमसे कहीं अधिक आज्ञाकारी हैं। निंग बोलती है कि अब मुझे जाने दो। लाल कपड़े वाला आदमी निंग का गाल खींचते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम भाग जाओगे। हालांकि मैं खुश हूं कि तुमने मेरे लिए इतने सारे जिथर खिलाड़ी ढूंढ लिए हैं, फिर भी उनमें से 100 भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। सभी लोग बोलने लगते हैं कि निंग उस शैतान से मिली हुई है। जिवान बोलती है कि निंग उसके साथ इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है, मुझे उस पर भरोसा है। जिवान की बातें सुनकर निंग सोचने लगती है कि चूंकि वह मुझ पर इस तरह भरोसा कर सकती है, मैं जिवान की रक्षा करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि अपनी जान की कीमत पर भी। लाल कपड़े वाला आदमी निंग का सिर सहलाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में चिंगारी दिख रही है, तुम कौन सी तरकीबें सोच रहे हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? मैं बहुत हैरान हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जैसी बदकिस्मत लड़की के भी दोस्त हो सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग जान जाते हैं कि निंग ड्यूक जिंग्यूनी की हवेली की अनाथ लड़की है। वे आपस में बात करते हैं कि लेकिन निंग की सगाई उच्च पुजारी से हो चुकी है, कल उनकी शादी होगी, यह वह नहीं हो सकती। यह सुनकर लाल कपड़े वाला आदमी गुस्से में निंग के कान में बोलता है कि क्या तुम उस कमीने से सगाई कर चुके हो? निंग बोलती है कि इससे आपका कोई मतलब नहीं। लाल कपड़े वाला आदमी अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि आप लोग बाहर जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। सभी बाहर चले जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि चूंकि आप सच नहीं बताना चाहते, इसलिए मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा। निंग सोचती है कि वह इसकी जांच कैसे कर सकता है। लाल कपड़े वाला आदमी निंग का कपड़ा उतरने लगता है। निंग बोलती है कि कमीने, तुम क्या करना चाहते हो? कमीने,
अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी, भले ही मैं मर हुई भूत ही क्यों ना बन जाऊं। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि तुम जीवित रहते हुए भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, तो भूत बनने के बाद तुम कैसे चोट पहुंचा सकती हो। मुझे बस इतना पता है कि अचानक से आपके विकास में कुछ गड़बड़ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने आइस्ड ब्लू फ्रूट्स खाए होंगे और ओरिजिनल बॉडी स्प्रिंग में नहाया होगा। निंग बोलती है कि तो क्या हुआ। लाल कपड़ों वाला आदमी बोलता है कि जब आप उनके कार्यों के बारे में नहीं जानते तो आपने उनका उपयोग करने की हिम्मत कैसे की। निंग बोलती है कि उनके कार्य क्या हैं। लाल कपड़ों वाला आदमी बोलता है कि इन दोनों का संयोजन आपको अपने मूल शरीर को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लाल कपड़ों वाला आदमी बोलता है कि आप केवल 13 वर्ष की हैं, लेकिन आपका शरीर 17 वर्ष की लड़की जैसा क्यों दिखता है। निंग सोचता है कि मूल शरीर को पुनः स्थापित करने का मतलब मेरी आत्मा की आयु का शरीर प्राप्त करना है। निंग बोलती है कि मैं बस मैच्योर हूँ, मैं बस मानसिक रूप से बड़ा हूँ। लाल कपड़ों वाला आदमी अपना हाथ निंग की तरफ ले जाते हुए बोलता है कि मैंने सोचा था कि आपका शरीर जवान दिखेगा। निंग बोलती है कि कमीने, रुको, अपना हाथ मुझसे दूर रखो। लाल कपड़े वाला आदमी निंग के कपड़े पूरी तरह से निकलने लगता है, तभी उसके ऊपर बिजली गिरती है और वह निंग से दूर हो जाता है। निंग सोचती है कि क्या हुआ। लाल कपड़े वाले आदमी की हालत बिजली की वजह से खराब हो जाता है। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि तुमने हाँ कहा, जिससे तुम्हारी दिव्य सगाई हो चुकी है। निंग सोचती है कि मैंने झील के पास अचानक हाँ कह दिया और यह स्वर्ग द्वारा देखा गया और मेरी दिव्य सगाई हो गई। यह इतना अजीब है। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, तुम बस पहले यहीं रुको। निंग मन में सोचती है कि शैतान दुबला और कमजोर लग रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका फिगर इतना अच्छा होगा। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि मेरा शरीर अच्छा है। निंग बोलती है कि तुम्हारा शरीर इतना खराब भी नहीं है। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि किसका फिगर अच्छा है, हान शान्यू या मेरा। निंग सोचती है कि वह हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने रहता है, मैं उसका शरीर कैसे देख सकता था, लेकिन अगर मैं भाग ना जाता तो मैं शादी की रात उसका शरीर जरूर देखता। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि क्या आपको उसकी याद आई, क्या आपने सचमुच उसका शरीर पहले देखा था। निंग बोलती है कि वह मेरा मंगेतर है, उसका शरीर देखने में क्या समस्या है, उसका फिगर तुमसे 1000 गुना बेहतर है। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि तुम अभी भी कुंवारी हो, तुम उसका शरीर कैसे देख सकती हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसका शरीर देखा है या नहीं। जब मैं दिव्य सगाई की वर्जना को खोल दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एक असली आदमी क्या होता है। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि मैं बिस्तर में अच्छा हूँ और फिर तुम मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहोगी। निंग सोचती है कि लाल कपड़े वाला आदमी बहुत ही विचित्र व्यक्ति है और यौन उत्पीड़न करने पर उसको शर्म नहीं आता। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि यद्यपि आप सामान्यतः बहुत घमंडी हैं, आप कभी कभी शर्मीली हो जाती हैं। लाल कपड़े वाला आदमी निंग से बोलता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो भविष्य में आपके शरीर को देख सकता हूँ, किसी और को इसकी अनुमति नहीं है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। मेरी बात को स्पष्ट रूप से सुन लो। हमारा सीन सभी लोगों की तरफ शिफ्ट होता है। सभी लोग लाल कपड़े वाले आदमी से प्रतियोगिता करने के लिए बुलाए जाने से पहले इंतजार कर रहे हैं। सभी बोल रहे होते हैं कि अंदर के लोगों को क्या हो गया है, यहाँ कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है। यद्यपि उनकी हत्या की गई थी, फिर भी 1 या 2 को चिल्लाना चाहिए था। तभी एक आदमी बोलता है कि लाल कपड़े वाले आदमी का जीथर संगीत लोगों के दिमाग को भ्रमित कर सकता है और वादक की चेतना को बाधित कर सकता है। हमें दूसरे तरीके के बारे में सोचना होगा। कुछ लोग रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम मरने वाले हैं। जिवान उनसे चिल्लाकर बोलती है कि रोना बंद करो, सबसे बुरा नतीजा मरना है, अपना मुंह बंद करो। ये फेंग, जो व्यक्ति रोता है उसे राक्षसों को खिलाने के लिए झील में फेंक दो। सभी चुप हो जाते हैं। रोंग्यान बोलती है कि भाई गुजियान, वह अभी भी इस समय लोगों को इधर उधर फेंकना चाहती है। गुजियान बोलता है कि यदि कुछ लोगों को फेंकने से आप रोने से रुक सकते हैं तो मैं भी ऐसा करूंगा। रोंग्यान शांत हो जाती है। तभी लाल कपड़े वाला आदमी ग्रुप 7 को बुलाता है। एक औरत बेहोश हो जाती है। एक औरत बोलती है कि वह बेहोश हो गई है। हमारे समूह में अब एक आदमी कम है, यदि ग्रुप 7 में पर्याप्त लोग नहीं होंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे। ये फेंग बोलता है कि मैं उसकी जगह ले लूंगा। गुजियान बोलता है कि क्या आप जानते हैं कि जीथर कैसे यूज करते हैं। हमारा सीन लाल कपड़े वाले आदमी की तरफ शिफ्ट होता है। उसके सामने ग्रुप 7 के लोग खड़े होते हैं। जीवान निंग से पूछती है कि क्या तुमने मुझे सच में बेवकूफ बनाया, तुम्हारा नाम और रूप दोनों ही नकली थे। निंग सोचती है कि मैं हिल भी नहीं सकती, बात करना तो दूर की बात है, मैं उन्हें भागने में कैसे मदद कर सकती हूँ। उसका जीथर संगीत जीथर वादकों के जीवन को अवशोषित करता है, अगर मैं उसे रोक नहीं पाया तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। निंग ये फेंग को घूरती है। ये फेंग निंग की नजरों की बातों को समझ जाती है। एक लड़की पूछती है कि वे समूह कहाँ हैं जो पहले अंदर आए थे। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं।
रोंगयान बोलती है कि मैं अनुमान नहीं लगा सकती। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि बेहतर होगा कि आप अनुमान लगाने की कोशिश न करें, आप लोग बैठने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। रोंगयान बैठने लगती है। तभी ये फेंग निंग के गले पर चाकू रखकर बोलता है कि हमें यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। निंग सोचती है कि मैंने सोचा था कि वह बेवकूफ मेरे संकेतों को नहीं समझ रहा है, अब ऐसा लगता है कि वह शांति से मेरे निर्देशों का पालन कर रहा है। अच्छा है। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि आप मुझे धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वह इतनी महत्वपूर्ण है? ये फेंग बोलता है कि जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि यदि तुम मुझे हरा दोगे तो भी तुम बच सकते हो, लेकिन अब मैं नाराज हूँ। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एकमात्र अवसर दिया जाए। सभी लोग जीवान से बोलते हैं कि अपने गार्ड को नियंत्रित करो, उसे कुछ बेवकूफी करने से रोको। जीवान ये फेंग से बोलती है कि ऐसा मत करो। ये फेंग जीवान की बात मानने से मना कर देता है। तभी जीवान लाल कपड़े वाले आदमी पर हमला कर देती है। लाल कपड़े वाला आदमी जीवान को गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम अभी भी इतने जिद्दी हो तो मैं सीधे उसे मार डालूंगा। 1। तभी ये फेंग बोलता है कि यदि आप मेरी शर्तों से सहमत नहीं हैं तो मैं आपके साथी को भी मार डालूंगा। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि तुम उसे मार सकते हो, लेकिन तुम सब उसके साथ मरोगे। ये फेंग बोलता है कि अगर मैं उसे जाने दूंगा तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। इसके बजाय मैं जीवित रहने के इस छोटे से अवसर का लाभ उठाना चाहूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे पास आपकी रखेल है, यह एक असली सौदा है। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उसे मार डालूंगा? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं है? तुम उसे कैसे मरने दे सकते हो? ये फेंग बोलता है कि वह तो बस मेरी मास्टर है, आपने गलत समझा है। अगर मैं उसे जाने दूं, हम सब मरेंगे, अभी से कुछ भी अलग नहीं है। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि अगर मैं उसे मार दूं तो क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? ये फेंग बोलता है कि मैं यहाँ के ज्यादातर लोगों को बचाना चाहता हूँ, अगर मैं बच गया तो मैं उसके पिता को बता दूंगा कि मैं उसके लिए एक बढ़िया ताबूत तैयार कर रहा हूँ। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा निर्दयी और क्रूर हो। ये फेंग बोलता है कि मैं तो बस एक अपराधी हूँ और हमेशा क्रूर रहता हूँ, मेरा धैर्य सीमित है, तो क्या आप मेरी शर्तों से सहमत हैं? लाल कपड़े वाला आदमी जीवान को गुजियान के ऊपर फेंक देता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे क्रूर लोग पसंद हैं, मैं सहमत हूँ। गुजियान जीवान से बोलता है कि तुम्हारी गर्दन में चोट लग गई। ये फेंग निंग को नहीं छोड़ता। लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ, अब उसे छोड़ दो। ये फेंग बोलता है कि कृपया राक्षस पूर्वज की शपथ ले कि जब मैं उसे जाने दूंगा तो आप हम पर दोबारा आक्रमण नहीं करेंगे। निंग मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि ये फेंग बहुत कुछ जानता है, वह यह पता लगा सकता है कि लाल कपड़े वाला आदमी जो कि जू यिलन है इंसान नहीं है। जू यिलन बोलता है कि ये फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तभी निंग स्माइल करने लगती है। ये देखकर जू यिलन स्माइल करते हुए बोलता है कि राक्षस पूर्वज को बदनाम करने में कोई समस्या नहीं है, मैं राक्षस पूर्वज की शपथ लेता हूँ, क्या मैं उसे वापस ले सकता हूँ? ये फेंग बोलता है हाँ। तभी जू यिलन निंग को गोद में उठा लेता है और निंग से बोलता है कि तुमने तो बस बाहरी लोगों की मदद की, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि वह तुम्हें मार डालेगा? वह वहां से उड़कर जाते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए यह सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर मैं तुम्हें न भी मारूं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीवित बच पाओगे? और मुझे सबसे ज्यादा नफरत लगता है धमकी मिलने से। सभी लोग जू यिलन जाते हुए देखकर बोलते हैं कि क्या वह वापस आएगा? ये फेंग की हालत खराब हो जाता है। जीवान पूछती है कि आप कैसे हैं? ये फेंग बोलता है कि अभी भी जिंदा हूँ। जीवान ये फेंग से पूछती है कि क्या आप गंभीर थे? यदि मैं मर जाऊं तो क्या आप मेरे पिता से ताबूत तैयार करने के लिए कहेंगे? तुम्हें इसकी भी परवाह नहीं कि मैं मर भी जाऊं? तभी एक लड़की बोलती है कि जीवान, हम मुसीबत से बाहर आ गए हैं, अब और संघर्ष मत करो। मुसीबत में उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, आखिरकार हम अब जीवित हैं। जीवान बोलती है चुप रहो। जीवान ये फेंग से अपने प्रश्न का जवाब मांगती है। ये फेंग खड़े हो जाते हैं और हाँ बोलते हैं। जीवान ये फेंग को थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि ये फेंग, तुम सिर्फ एक शैडो गार्ड हो और मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तुम मेरे जीवन का फैसला कैसे कर सकते हो? ये फेंग, क्या तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से तुमसे नफरत करती रही हूँ? ये फेंग बोलता है कि मुझे पता है। जीवान बोलती है बढ़िया, अब मैं तुमसे और भी नफरत करने लगी हूँ, मैं घर वापस जाने के बाद अपने पिता से कहूंगी कि वे तुम्हें निकाल दे। ये फेंग बोलता है कि मुझे मंजूर है। जीवान गुस्से में वहां से जाते हुए बोलती है कि भाड़ में जाओ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके पैर में ठोकर लग जाता है और वह गिर जाती है। गुजियान जीवान से बोलता है कि संभल कर चलो। ये फेंग सोचता है कि जीवान, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इस स्थान और समय में तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। सभी आपस में बात करने लगते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। गुजियान बोलता है कि जीवान, तुम कहाँ जा रही हो?
जिवान बोलती है कि मैं केबिन में जा रही हूँ, मुझे याद है कि ये फेंग ने कहा था कि वह कुछ जानता है। तभी वे लोग पाते हैं कि ये फेंग वहां से चला गया है। जिवान सोचती है कि वह मेरा शैडो गार्ड बनकर हमेशा मेरे साथ था, अब वह इस तरह से चला गया। गुजियान बोलता है कि जिवान डरो मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रोंगयान बोलती है कि जिवान हम एक साथ खतरों का सामना करेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जिवान बोलती है कि अब हमारा भाग्य एक दूसरे से बंधा हुआ है, कोई भी अकेला नहीं बच सकता, मुझे अकेला छोड़ दो और सोचो कि हम कैसे बच सकते हैं। जिवान पानी में देखते हुए बोलती है कि वहाँ पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, साथ ही राक्षस भी हैं। ये फेंग कैसे चले गए? तभी नाव हिलने लगता है, सभी डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या नाव पानी में डूबने जा रही है। एक आदमी बोलता है कि नाव का निचला हिस्सा टूट गया, सभी भाग जाओ वरना नाव डूबने पर हम सब डूब जाएंगे। नाव पानी में डूब जाती है। गुजियान बोलता है कि जिवान क्या तुम ठीक हो? जिवान बोलती है कि मैं ठीक हूँ। वह अपने मन में सोचती है कि ये फेंग नहीं दिखा है, वह कहाँ है। उसका ध्यान एक मछली पर जाता है। वह सोचती है कि मछली की पूंछ परिचित सी लगती है। गुजियान जिवान से बोलता है कि इधर उधर देखना बंद करो। रोंगयान बोलती है कि गुजियान राक्षस आ रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। रोंगयान डर जाती है और बोलती है कि राक्षस यह हमारे पास आ रहा है। गुजियान अगर तुम मुझे और जिवान को एक ही समय में बचाने की कोशिश करोगे तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। जिवान बोलती है कि उसके साथ जाओ, मैं तैर सकती हूँ। जिवान तैर कर वहाँ से चली जाती है। रोंगयान बोलती है कि गुजियान राक्षस हमारे करीब है, चलो अभी चलते हैं। राक्षस जिवान का पीछा करने लगता है। जिवान बेहोश होने लगती है और सोचती है कि मुझे तुरंत मछलियां खा जाएंगी, यह बुरा नहीं है, तुम्हें मेरे लिए ताबूत तैयार करने की भी जरूरत नहीं है। ये फेंग जिवान मछली के पिठ पर आ जाती है। जिवान सोचती है कि मुझे किसने बचाया, तभी उसका ध्यान मछली पर जाता है जिसने उसे बचाया होता है। उस मछली का सिर आदमी के सिर में बदल जाता है। तभी दो लोग पक्षी पर उड़ कर जा रहे होते हैं, उनका ध्यान जिवान पर जाता। डिसाइपल मास्टर से बोलती है कि मास्टर देखिए, पानी में एक जलपरी है और उसकी पीठ पर एक लड़की बैठी है। तभी निंग का ध्यान पक्षी पर जाता है। वह सोचती है कि 5 रंगों वाला पौराणिक पक्षी, क्या वह किंगलुआन है? मास्टर जिवान के करीब आ जाती है और बोलती है कि यह तो एक रियल जलपरी है। मास्टर जलपरी के पीठ से उड़ाकर जिवान को द्वीप पर उतार देते हैं। जिवान सोचती है कि क्या एक जलपरी ने मुझे बचाया? मास्टर अपनी शक्तियों का उपयोग करके जलपरी को हवा में उठा लेती है। जिवान मास्टर से बोलती है कृपया उसे रिहा कर दीजिए गुरुजी। वह मन में सोच रही होती है कि मुझे जलपरी के प्रति कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मास्टर जिवान से बोलती है कि आपके पुरस्कार के रूप में यह पील ले जो 10 वर्षों के अभ्यास के बराबर है, इसका उपयोग करने से आपकी साइकोकाइनेसिस में काफी सुधार हो सकता है। मास्टर चली जाती है। जिवान बोलती है मुझे नहीं चाहिए। मास्टर उस पर ध्यान नहीं देती है। जिवान मन में सोचती है कि जलपरी ने मेरी जान बचाई। ऐसा कहा जाता है कि जलपरी एक बेहतरीन टॉनिक है, हो सकता है कि ये किंगलुआन जलपरी को कीमिया का कच्चा माल बना दे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। निंग की सगाई उच्च पुजारी से हो चुकी है। चूंकि वह लाल आदमी द्वारा पकड़ी गई थी, इसलिए उच्च पुजारी चुप नहीं बैठेगा। ये किंगलुआन से निपटना भी मुश्किल है। निंग और जलपरी को बचाने के लिए मुझे उच्च पुजारी को खोजने के लिए राजधानी जाना होगा। 6 घंटे पहले हमारा सीन जू यिलन की तरफ शिफ्ट होता है। निंग सोचती है कि वह आदमी कहाँ जा रहा है। जू यिलन के प्रकट होने के बाद से मैंने लिटिल एप्पल के साथ अपना मानसिक संबंध खो दिया है। लिटिल एप्पल कहाँ है? काइलिन अंतिम क्षण में गड़बड़ी करने में माहिर है। 6 घंटे पहले से थोड़ा पहले हमारा सीन काइलिन की तरफ शिफ्ट होता है। वह खाना खाकर आराम करते हुए सोचता है कि मुझे आश्चर्य है कि मेरे मालिक ने क्या खाया। रेस्तरां में जीथर संगीत के साथ खाना काफी फैंसी होना चाहिए। तभी काइलिन निंग के साथ मानसिक संबंध खो देता है। इसके बाद वह भागकर जाने लगता है। तभी शेफ बोलता है कि बिल्ली का बच्चा, क्या तुम्हें कमल के आटे की पकौड़ियाँ नहीं चाहिए? काइलिन उसे इग्नोर कर देता है। शेफ रोते हुए बोलता है कि मैंने एक बिल्ली को पाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। काइलिन झील में देखते हुए सोचता है कि वह संगीत के साथ एक नाव में थी। झील पर बहुत सारी नावें हैं जो संगीत बजाती हैं। तभी काइलिन का ध्यान 2 लोगों पर जाता है। वह सोचता है कि वह संगीत वाद्य यंत्र बजा सकता है। वह निश्चित रूप से जानता है कि मेरा मालिक किस तरह की नाव पर है। काइलिन एक आदमी के ऊपर कूद जाता है और बोलता है कि मुझे बताओ कौन सी नाव में संगीत बजाने की प्रतियोगिता हो रही है। वह आदमी डरकर बोलता है कि बिल्ली बोल रही है। काइलिन बोलता है कि मैं बिल्ली नहीं हूँ, यह मुद्दा नहीं है, मेरा समय बर्बाद मत करो। किस तरह की नावें में संगीत बजाने की प्रतियोगिता हो रही है? आदमी बोलता है कि फूलों की नावों में बैठी महिलाएं आमतौर पर संगीत बजाती हैं। काइलिन बोलता है कि फूलों की नावें क्या हैं? वे कैसी दिखती हैं? वह आदमी बोलता है कि ये नावें बहुत सुंदर लग रही हैं, सतह पर सजावट और लाल लालटेन के साथ। काइलिन नाव की तलाश करने चला जाता है। तभी वह आदमी बोलता है कि तो बिल्लियां भी वेश्याओं के लिए फूलों की नावों पर जाती हैं। काइलिन वेश्याओं के लिए फूलों की नाव
में पहुंच जाता है। वहां दो लोग सिस्टम कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर काइलिन सोचता है कि इन नावों पर सभी लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं। तभी काइलिन एक तरफ जाता है जहां लड़की आदमी से कहती है कि कृपया मुझे छोड़ दो। आदमी कहता है कि छोटी कुतिया, आज रात तुम मरने वाली हो। काइलिन उस आदमी पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम उसे धमकाते हो और उसे मारने की भी कोशिश करते हो, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। वह आदमी अपने आप को बचाते हुए कहता है कि यह राक्षस क्या है। काइलिन उस आदमी पर पंजे से हमला करते हुए कहता है कि तुम उसे धमकाओ मत, अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें काट कर मार डालूंगा। इसके बाद काइलिन वहां से भागने लगता है। उसे देखकर सभी बोलते हैं कि बिल्ली बोल रही है, मदद करो, बिल्ली राक्षस बन गई है, बिल्ली की आत्मा प्रकट हुई। काइलिन वहां से भागते हुए सोचता है कि मास्टर इन नावों पर क्यों जाती थी, क्या किसी आदमी ने उन्हें भी धमकाया था। काइलिन एक आदमी से टकरा जाता है। काइलिन उसे गुस्से में बोलता है कि आप कौन हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो एम्परर लीडर होते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा मास्टर अब कहाँ है। काइलिन चौंका जाता है और बोलता है कि तुम क्यों आए हो। वह सोचता है कि मेरे मास्टर उसे छुटकारा पाने के लिए भाग गए। वह अचानक कैसे आया और कैसे प्रकट हुआ, क्या वह मेरे मास्टर के पीछे पीछे आया था। एम्परर लीडर बोलते हैं कि शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारा मास्टर कहाँ है। काइलिन डरा हुआ होता है और बोलता है कि फूलों की नाव पर मास्टर है। एम्परर लीडर गुस्से में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वह जाने की हिम्मत न करे। एम्परर लीडर गुस्से में बोलती है कि वह किस नाव पर है। काइलिन बोलता है कि मैं नहीं जानता, मैंने कई नावें खोजी हैं। एम्परर लीडर बोलता है कि मेंटल कनेक्शन का उपयोग करे। काइलिन डर के मारे हिलते हुए बोलता है कि मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ, किसी ने हमारा संपर्क काट दिया है। एम्परर लीडर और अधिक गुस्सा हो जाता है। काइलिन बोलता है कि क्या होगा अगर मेरा मास्टर मर गया हो। एम्परर लीडर बोलता है कि तुम्हारे और उसके बीच रक्त अनुबंध है, अगर वह मर जाती है तुम यहाँ जिंदा नहीं रह पाओगे। काइलिन बोलता है कि हाँ, मेरा उसके साथ रक्त अनुबंध, लेकिन क्या होगा अगर किसी ने रक्त अनुबंध तोड़ दिया। एम्परर लीडर बोलते हैं कि मूर्ख मत बनो, क्या आपको लगता है कि हर कोई रक्त अनुबंध तोड़ सकता है। काइलिन बोलता है कि आप रक्त अनुबंध के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्या आपने कभी रक्त अनुबंध किया है। एम्परर लीडर बोलते हैं, उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि आप अपने मास्टर से आखिरी बार कहाँ जुड़े थे। हमारा शीन सुनरी से की तरफ शिफ्ट होता है। एम्परर लीडर के गार्ड्स बोलते हैं कि 3 घंटे पहले पता लगाओ कि किस नाव पर दावत हुई थी। काइलिन बोलता है कि क्या आप सोचते हैं कि मेरे गुरु को फूलों की नावों में बैठी इन महिलाओं जैसे पुरुषों द्वारा परेशान किया जाएगा। एम्परर लीडर बोलते हैं कि काइलिन आपने क्या देखा है। काइलिन बोलता है कि पुरुषों ने महिलाओं को धमकाया और उनके कपड़े उतार दिए। महिलाओं ने नहीं कहा और चिल्लाई, लेकिन पुरुष नहीं रुके। एम्परर लीडर काइलिन को घूरने लगता है। काइलिन डर जाता है। एम्परर लीडर जादू का इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि बेहतर होगा कि मैं उन छवियों को उसकी स्मृति से हटा दूं। इसके बाद वह पूछता है कि छोटे एप्पल, तुमने इन नावों में क्या देखा। काइलिन बोलता है कि अनेक लोग और खाद्य पदार्थ। एम्परर लीडर बोलते हैं कि तुमने और कुछ देखा। काइलिन बोलता है कि बस इतना ही, क्या मैंने और कुछ देखा। एम्परर लीडर बोलते हैं कि नहीं, आपने कुछ और नहीं देखा। काइलिन बोलता है कि एम्परर लीडर, क्या आप मानते हैं कि मेरी मास्टर एक बदकिस्मत लड़की है, क्या उनके पास इतने सारे दुर्भाग्य हैं। एम्परर लीडर बोलते हैं कि मैंने भाग्य का पूर्वानुमान लगाने में कभी कोई गलती नहीं की। वह सोचता है कि लड़की सचमुच एक बदकिस्मत लड़की है। काइलिन उदास होकर बोलता है कि तो क्या उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं हो सकता। एम्परर लीडर बोलते हैं कि मैंने कहा मैं उससे शादी करूंगा। काइलिन बोलता है कि क्या आपको बुरी किस्मत का डर नहीं लगता। एम्परर लीडर बोलते हैं कि मेरा भाग्य प्रभावित नहीं होगा। काइलिन बोलता है कि मैं समझ गया, उसे अनंत अकेलेपन से बचाने के लिए आप उससे शादी कर लीजिए। एम्परर लीडर बोलते हैं कि आप ऐसा सोच सकते हैं। काइलिन बोलता है कि आप कितने दयालु हैं, क्या इस दुनिया में कई दुर्भाग्य वाले लोग हैं, अगर कई हैं तो क्या आप अभिभूत महसूस करेंगे। दुर्भाग्य वाले लोग महिला या पुरुष हो सकते हैं, है ना। क्या आप दोनों लिंगों से सहमत हैं। एम्परर लीडर सोचते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मैं एक कूड़ा बीनने वाला हूँ। तभी एम्परर लीडर का सिपाही बोलता है कि 2 घंटे पहले जिथर गेम था, डालियांग शहर के सभी कुशल संगीतकारों ने इसमें भाग लिया। राजधानी से आए एक संगीतकार ने अद्भुत प्रदर्शन किया, लेकिन आधे घंटे बाद झील पर घना कोहरा छा गया और फिर नाव गायब हो गई। काइलिन बोलता है कि क्या नाव टाइम होल में चली गई। मैंने यह शब्द अपने मास्टर से सीखा। उन्होंने कहा कि जहाज और विमान अक्सर उनकी दुनिया में कुछ रहस्यमयी जगहों पर गायब हो जाते थे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वे शायद किसी टाइम होल में चले गए होंगे। इसका मतलब है एक और समय और स्थान। एम्परर लीडर बोलते हैं कि उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप भी सपनों में डूबे रहते हैं। क्या नाव के गायब होने से पहले आपको कुछ अजीब चीज मिली थी। एम्परर लीडर का सिपाही बोलता है कि जिन लोगों ने नाव देखी थी उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन उन सभी ने कहा कि नाव के गायब होने के बाद उन्हें सिर दर्द हुआ और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे कुछ भूल रहे हैं।
एम्परर लीडर सोचता है कि किसी ने उन सभी की स्मृति मिटाई है। एम्परर लीडर अपने सिपाहियों से बोलता है कि क्या नाव के गायब होने से पहले उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने एक आदमी को देखा था। सिपाही बोलता है कि उनमें से एक ने ऐसा कहा, लेकिन वह नशे में था। मुझे लगता है कि उसके शब्द भरोसेमंद नहीं थे। एम्परर लीडर सोचते हैं कि तो यह वही है। उस नाव पर मौजूद सभी जीथर खिलाड़ियों की आत्माएं जीथर की मरम्मत के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। क्या निंग को अपने साथ ले जाना उसकी जानबूझकर की गई कार्रवाई है या सिर्फ एक संयोग? काइलिन बोलता है कि मेरे मास्टर को फिर से लाल सनकी ने पकड़ लिया होगा। वह विकृत व्यक्ति हमेशा उसके प्रति निर्दयी रहा है। क्या कृतघ्न लाल सनकी मेरे मास्टर को भून देगा और फिर उसे मार देगा? एम्परर लीडर काइलिन को लात मारकर पानी में गिरा देता है और बोलता है कि छोटे एप्पल, अगर मैं तुम्हें ये असभ्य और अनुचित शब्द फिर से कहते सुनूंगा तो मैं तुम्हें भून दूंगा। एम्परर लीडर बोलता है कि उसने कोहरे से नाव को आगे बढ़ाया। नाव को चलाने के लिए कोहरे का उपयोग करते हुए और तारों की मरम्मत के लिए जीथर आत्माओं को अवशोषित करते हुए अब वह थक गया होगा। काइलिन तैरते हुए बोलता है कि एम्परर लीडर, क्या हम उन्हें खोज सकते हैं? हमें जल्दी करना होगा। मेरे मास्टर को निश्चित रूप से उसके नियंत्रण में कष्ट सहना पड़ेगा। बस मुझे एक मोटा मोटा रास्ता बता दो। मैं सूंघ सकता हूँ, मेरी नाक बहुत तेज है। एम्परर लीडर काइलिन से बोलते हैं कि चुप रहो। काइलिन सोचता है कि यह आदमी मेरे मास्टर के प्रति निर्दयी है। मेरी मास्टर बहुत गरीब है, हर दिन अपनी जान जोखिम में डालती है। एम्परर लीडर काइलिन से बोलते हैं कि उसका भाग्य खतरों से भरा है, इसलिए दुर्भाग्य हर जगह उसका पीछा करता है। काइलिन एम्परर लीडर से बोलता है कि क्या दुर्भाग्य से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? एम्परर लीडर काइलिन से बोलते हैं कि इसका एक ही उपाय है, एक शक्तिशाली समर्थन की तलाश करें। काइलिन एम्परर लीडर से बोलता है कि मैं समझ गया, मास्टर को रियो स्कूल का शिष्य बनना चाहिए। एम्परर लीडर काइलिन से बोलते हैं कि छोटे एप्पल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ? काइलिन अपना सिर ना में हिलते हुए बोलता है कि मेरा यह मतलब नहीं है। आप शक्तिशाली हैं, लेकिन वह उपपत्नी बनने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि उपपत्नी बनना उसका अपमान है। रियो स्कूल की शिष्या बनना अलग बात है। वह शिष्या ही रहेगी और कोई भी उसे उपपत्नी बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और रियो संप्रदाय के सम्राट नेता मेरे गुरु की बहुत सराहना करते हैं। शायद वे उन्हें अपना शिष्य बना लें। मैंने सुना है कि वे अपने शिष्यों की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। जब तक मेरे गुरु उनकी शिष्या बनी रहेंगी, उन्हें तंग नहीं किया जाएगा। एम्परर लीडर काइलिन से बोलते हैं कि मुझे क्यों नहीं पता था कि सम्राट नेता उसकी सराहना करते हैं। काइलिन एम्परर लीडर से बोलता है कि बेशक आप नहीं जानते, आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। जब मेरे मास्टर को एक चौराहे पर लगभग मार दिया गया था तो सम्राट नेता ने आकर उन्हें बचाया। मैंने सुना है कि सम्राट नेता दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने मेरे मास्टर को बचाया। उन्हें उसे बहुत महत्व देना चाहिए। इसके अलावा सम्राट नेता एक अहंकारी व्यक्ति है, लेकिन जब वह मेरे मास्टर के साथ चंगकोंग राज्य के महल में था तो उसे दया आ गई। इस डर से कि उसे ठंड के कारण सर्दी न लग जाए, उसने उसे बाहर जाने दिया। कोई और अपवाद नहीं है। इससे भी अधिक, सम्राट नेता कभी दूसरों के मामलों में शामिल नहीं होते थे, लेकिन जब उन्होंने चंगकोंग राज्य छोड़ा तो उन्होंने मेरे मास्टर के बारे में गंभीरतापूर्वक बातें कहीं। एम्परर लीडर, जो कि सम्राट नेता हैं, सोचते हैं कि पहली बार जब मैंने उसे बचाया था तो वह महज एक सनक थी, दूसरी बार उसने ऐसा किया था और तीसरी बार तो मैंने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि उसके प्रशंसकों को आसानी से झटका दिया जा सके और वह उससे दूर रहे। काइलिन एम्परर लीडर से बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या सम्राट नेता मेरे स्वामी की बहुत सराहना करते हैं। एम्परर लीडर बोलते हैं कि आपके शब्दों से तो ऐसा ही लगता है। अपने मास्टर को याद दिलाइए कि यदि वह रियो स्कूल में जाती है तो सम्राट नेता संभवतः उसकी रक्षा कर सकते हैं और उसे सुरक्षित और स्वस्थ बड़ा कर सकते हैं। काइलिन एम्परर लीडर से बोलता है कि चूंकि वह एक गुरु ढूंढ रही है, इसलिए सबसे शक्तिशाली गुरु ही सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए। एम्परर लीडर बोलता है कि खैर, मैंने सुना है कि सम्राट नेता हर 80 साल में एक नया शिष्य भर्ती करते हैं और वह महिला शिष्या को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए आपके मास्टर की स्थिति बहुत आशाजनक नहीं है, भले ही वह उनकी शिष्या बनने की कोशिश करें। काइलिन एम्परर लीडर से बोलता है कि नियम मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें बदला जा सकता है। मेरी गुरु बहुत बुद्धिमान है, इसलिए सम्राट नेता निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार करेंगे। एम्परर लीडर काइलिन को कान से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और बोलता है कि चलो भविष्य में देखते हैं। काइलिन एक बड़े जानवर में बदल जाता है। तभी एम्परर लीडर बोलते हैं कि जब तक आप अपने मास्टर को सफलतापूर्वक बचा नहीं लेते, तब तक इन योजनाओं को टालते रहो। हुंडन नदी पर चलो। तभी काइलिन बोलता है कि हुंडन नदी कहाँ है। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।